हमने कल जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? जीव। अब अपना अगला पॉइंट जो है वो कौन सा है? कृषि पंचांग। देखो ये एग्रीकल्चर कैलेंडर होता क्या है? कृषि पंचांग का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर कैलेंडर। जैसे अपने सामान्य कैलेंडर की बात करें तो सामान्य कैलेंडर, हिंदू वाला कैलेंडर जो आता है वो कहां से स्टार्ट होता है? कहां से स्टार्ट होता है? चैत्र से लेकर फाल्गुन तक स्टार्ट होता है, खत्म हो जाता है, ये साइकिल चलता रहता है। तो इसे तो क्या कहेंगे? हिंदू कैलेंडर। और जो अपना आता है अंग्रेजी वाला वो आता है जनवरी से लेकर दिसंबर वाला। ऐसे कृषि का वर्ष कब से कब स्टार्ट मानते हैं? एग्रीकल्चर जो ईयर है वो जून से स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है? मई में। लेकिन हम यहाँ जो कृषि पंचांग की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं खूब सालों पहले की, अभी की बात नहीं कर रहे। कब की बात कर रहे हैं? खूब सालों पहले की, जब एग्रीकल्चर की ऑर्गेनिक फार्मिंग की हमने शुरुआत कराई थी। तो सबसे पहले जो डेट लिखाई थी वो कौन सी लिखाई थी? 1924। कौन सी खेती की बात की थी हमने? बायोडायनेमिक खेती, जीव गति की खेती। ये बायोडायनेमिक खेती क्या है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की। लेकिन जो डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर है, ये बात किसने बताई थी? डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने। किस खेती के बारे में? बायोडायनेमिक खेती के बारे में। किसने बताया था? डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर। उन्होंने ये कहा था कि ये चंद्रमा की गति, प्रकाश, नक्षत्र, ये सब खेती में भी योगदान है या उनमें भी उपयोग लिए जाते हैं। उस गति को क्या कहता है और खेती को क्या कहता है? जैव गति की खेती। तो सबसे पहले ये विचारधारा जो है वो किसने दी थी? शास्त्र प्रणाली में या शास्त्र पुराण ऐसी चीजों में भारत में प्राचीन काल से मूर्त देकर कृषि का कार्य करने में रहा है। ये सिर्फ भारत में रहा है, पहले से जमाने में कृषक ग्रह, नक्षत्रों और चंद्रमा की कलाओं को या स्थिति को देखकर फसल की बुआई, कटाई का समय का चुनाव करता है, आदि कृषि कार्य करता है। भारत में प्राचीन काल से ग्रह नक्षत्रों का आधार पर खेती की जाती थी, परंतु समय के साथ धीरे धीरे यह ज्ञान समाप्त होता गया और 1924 में विद्वान डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने एक वैकल्पिक कृषि के रूप में बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किया, जो बाद में विश्व के कई देशों में व्यवसायिक रूप से अपनाई जाने लगी। और बायोडायनेमिक खेती को हम किस नाम से जान जाते हैं? जीव गति की कृषि भी कहा जाता है, जिसमें नक्षत्रों की गति के आधार पर कृषि क्रियाओं का क्रमवार वैज्ञानिक विधि में प्रयोग का जोर दिया जाता है, जिसमें आकाश से नक्षत्र जो होते हैं उनमें ऊर्जा का प्रभाव माना गया है, वनस्पति को प्रभाव पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है? कहा जाता है कि जब चंद्रमा की 2 अवस्थाएं होती, हिंदू महीने जानते हो ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, इनमें 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2। जैसे अपने पखवाड़ा 15 दिन का होता है, वैसे ही जो महीने होते हैं चैत्र, इनमें पखवाड़ा कितने दिन का होता है? 15 दिन का। अपने यहाँ एक महीना जो है लगभग कितने दिन का होता है? 30 दिन का। और हिंदू महीनों में 29.5 दिन का होता है। कितना होता है? 29.5, मतलब 30 दिन से थोड़ा सा कम रहता है। होता तो इनमें भी इतना ही है, लेकिन किसी महीने में 28 होता है, किसी में 29 होता है, किसी में 30 होता है, किसी में 31 दिन। ऐसे कुल मिला के 365 दिन तक इसको पहुंचा देते हैं। अब देखो इन 30 दिनों के अंदर जो है 2 पखवाड़े होते हैं 15-15 दिन के। एक पखवाड़ा ये पूरा है 30 दिन का साइकिल है, हम इसको 20 में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ कार्य स्टार्ट होती है 1 दिन से, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 दिन। फिर यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी 1 दिन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब देखो दो पक्ष होते हैं किसी भी महीने में, याद रखना किसी भी हिंदू महीने में कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष। या तो पखवाड़ा कहते हैं, पखवाड़ा कितने दिन का होता है? अरे सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का। ऐसे पखवाड़ा कितने दिन का होता है? 15 दिन का। याद रखना सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन। और पखवाड़ा कितने दिन का होता है? ये सप्ताह तो कौन से महीनों में चलता है? जनवरी, फरवरी वाले में। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे और फिर मंडे से, मतलब 7 दिन के बाद फिर वही नाम स्टार्ट हो जाता है। इधर 15 दिन के बाद वही नाम दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। पहला दिन जो आएगा वो कौन सा आएगा? प्रथमा। दूसरा कौन सा आएगा? द्वितीया। सातवां कौन सा आएगा? सप्तमी। 14वां कौन सा आएगा? ये क्या रहता है? चतुर्दशी। और 15वां फिर 5 प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथे। 5वां पंचमी। 10वां दशमी। एकादशी। 11वां द्वादशी। 12वां और ये बना। अब देखो इसमें दो चीजें होती है। इन एक महीने में 29.5 में एक रात ऐसी होती है जो पूरी डार्क होती है। एक रात ऐसी होती है जो पूरी क्या होती है? डार्क होती है। उसे तो किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? अमावस्या। और एक रात ऐसी होती है जो पूरी क्या होती है? सफेद होती है, जिसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा। वही 15 लास्ट वाला दिन होता है। हम प्रथमा एक से स्टार्ट करते हैं, तो क्या कहते हैं? प्रथम दिन कहते हैं। दूसरा, तीसरा, 15वां, 10, 15 को क्या कहते हैं? एक बार अमावस्या कहते हैं, दूसरी बार 15 को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन रात्रि कैसी रहती है? सफेद या उजाड़ा। और यहां रात्रि क्या रहती है? अंधेरा। अमावस्या का मतलब दीपावली वाली जो रात रहती है वो क्या रहती है? बिल्कुल डार्क। और होली वाली जो रात रहती है वो बिल्कुल क्या रहती है? सफेद। होली कब आती है? पूर्णिमा को। और दीपावली कब आती है? अमावस्या को। क्लियर? अब अपने को इतना पता है कि एक महीने में कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष जो होता है वो होता है कृष्ण पक्ष। एक होता है कौन सा? उल्टा रखिए, शुक्ल पक्ष। और दूसरा कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष। देखो महीने में पहला दिन तो कौन सा आता है? यहां से होता है कृष्ण पक्ष से, लेकिन हम कृष्ण पक्ष को मानते ही नहीं है। जैसे इन 2 का 9 वर्ष आएगा तो कितने दिन बाद आएगा? महीना एक साल शुरू होने के 15 दिन बाद। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद। शुरू के 15 दिन तो जो है वो कौन से पक्ष से निकल जाते हैं? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष को शुभ मानते हैं, काले रंग को। इसे साल की शुरुआत कब मानते हैं? कृष्ण पक्ष की पहली तारीख से। ये 15 दिन निकलने के बाद यहां से हम क्या मानते हैं? 16वें दिन नया साल स्टार्ट है मानते हैं। ध्यान रखना हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब होती है? कृष्ण पक्ष की प्रथमा को। और महीना कौन सा? चैत्र कृष्ण प्रथमा को 15वां दिन बाद या 16वें दिन। 15 दिन तो काले निकल जाते हैं कृष्ण पक्ष के। 16 दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानते हैं। अब इसमें ज्यादा कुछ अपने को नहीं पढ़ना, हमें इतना ध्यान रखना है कि फसल में जो जो कार्य किए जाते हैं, फसल में जो जो कार्य किए जाते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? इन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पर। पूर्णिमा का मतलब है कि इस महीने में चांद दिखाई देता है और इस महीने में चांद दिखाई नहीं देने का मतलब क्या है? इतना ध्यान रखना कि चंद्रमा जो है नीचे ले लेता हूं। चंद्रमा जो है पहले प्रकाश से अंधकार की ओर जाता है और दूसरी बार
अंधकार से प्रकाश की। मतलब क्या है इसका? अपने को इतना पता है कि चंद्रमा तो कैसा होता है, गोल सा ऑरेंज टाइप में होता है। अब मान लो अमावस्या का दिन है। कौन सा दिन है? अमावस्या का दिन है, और ये पूरा क्या है? काला। समझ गए? ये वाला दिन आ गया, यहाँ वाला अमावस्या। फिर कहां से दिन स्टार्ट होगा? यहां से। तो पहले दिन ये कितना सफेद होगा? इतना। जब दूसरा दिन आएगा तो इतना, और जब दिन 7 हो जाएंगे तो कितना सफेद हो जाएगा? ये इतना। और पूरा 15 आते आते कितना हो जाएगा? यहां तक सफेद पहुंच जाएगा, और यहां से गोल्ड आ जाएगा पूर्णिमा। और यहां से जब शुरू होगा तब वापस रंग कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? ये वाला। 7 दिन आ जाएगा आधा काला, और 15 दिन आ जाता है पूरा काला। तो पूरा काला से दिन कौन सा जाएगा? अमावस्या। इसे कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। क्या कहा जाता है? आर्टरीज ऑफ मून। चंद्रमा की कलाएं कहा जाती है। 7 दिन से 7 दिन बदलता रहता है। 7 दिन आधा काला आधा सफेद, फिर 7 दिन बाद पूरा काला और पूरा सफेद। ऐसी स्थिति में रेगुलर थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। तो उसे क्या कर दिया हमने? चंद्रकलाएं। अब इनसे कर्सी का क्या संबंध है? तो अपने को 2-3 चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज अपने को ध्यान रखनी है कि चंद्रमा है काम करता है। चंद्रमा का मतलब जो पूरा सफेद दिखेगा वही चंद्रमा है। चंद्रमा तो वही रहता है, रोज कहीं नहीं आता, लेकिन किस दिन काला रहता है, किस दिन सफेद रहता है। तो चंद्रमा जिस दिन सफेद रहेगा तो उसका मतलब है कि जमीन से पानी को अपनी तरफ खींच रहा है। जमीन से पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब चंद्रमा की विशेषता ये है, जमीन से पानी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब पानी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। हमने कोई बीज बोया है, हमने क्या किया? कोई बीज बोया है और पानी को अपनी तरफ खींच रहा है। पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो जमीन से पानी ऊपर आएगा और मृदा के पास ऊपर रुकेगा के, तो बीजों को भी क्या मिलेगी? नमी। तो बीजों का अंकुरण क्या होगा? अच्छा होगा। बीजों का अंकुरण अच्छा होगा। पौधे में पानी होता है तो पौधे को भी क्या करेगा? वो खींचेगा, तो वृद्धि भी क्या होगी? अच्छी होगी। तो इतना ध्यान रखना कि जब चंद्रमा सफेद होता है, या मैं इसे लिख देता हूं पूर्णिमा की स्थिति। तो पूर्णिमा की स्थिति में क्या अच्छा रहता है? बुआई। और अमावस्या की स्थिति में क्या अच्छी मानी जाती है? कटाई। अगर 2 याद रख लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा कि जब चंद्रमा सफेद रहता है तो कौन सी क्रिया अच्छी रहती है? फसल की बुआई अच्छी रहती है। और जब चंद्रमा ने अमावस्या के समय रहती है तो कटाई का समय क्या रहता है? अच्छा था। दोनों याद रहेंगे। ये तो बात है किसकी? चंद्रमा की कलाओं की, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन सी क्रियाएं की जा सकती है। प्रतिवर्ष नक्षत्र व्यक्ति के आधार पर जैव व्यक्ति की कृषि एवं बागवानी पंचांग हर साल ये तैयार किया जाता है, जिसके अनुसार कृषि कार्य कुछ समय पर करने से लाभ होता है। रूडोल्फ फिशर के अनुसार प्रत्येक खेत प्राणी के समान जीवित माध्यम है। ये ध्यान रखना। रूडोल्फ फिशर ने ये कहा था कि हर खेत जो है मानव के समान या किसी जंतु के समान एक जीवित माध्यम है, वो भी अपनी जिंदगी जी रहा है। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि किसी प्रतिकूल जल को चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करता है। ये मैंने आपको बता दिया कि चंद्रमा जो है जल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पौधों की कोशिकाओं में जल प्रचुरता में पाया जाता है। अपने को पता है कि पौधे में जल पाया जाता है, 90% पानी होता है। वो पौधे को भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो यह मान लगता है कि चंद्रमा की गतियों के प्रभाव से निश्चित रूप से पौधे पर पड़ता है। भूमि में उपलब्ध जल का प्रभाव जो है फसल पौधे पर पड़ता है। भूमि उपलब्ध जल का फसल उत्पादन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विश्व में कई देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी आदि प्रतिवर्ष कृषि पंचांग प्रकाशित होता है। भारत में तो होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी में कृषि का जो पंचांग है वो छपता है, जिसका उपयोग वहां के कृषि कार्यों में बेहतर फसल उत्पादन में करते हैं। ये तो आपको पता ही है, कोशिश करते हैं। कृषि पंचांग यहां से ध्यान रखना। कृषि पंचांग मूलतः चंद्रमा की गति पर आधारित है। भारत में विक्रम संवत, मास, पक्ष और तिथि। विक्रम संवत तो पढ़ा बता दिया। मास मैंने कौन सा बताया? चैत्र से लेकर फाल्गुन तक। पक्ष कौन से बताए? कृष्ण और शुक्ल। तिथि कौन सी बताई? प्रथमा से चतुर्दशी। फिर 15वां दिन अमावस्या और
पूर्णिमा, प्रथमा, चतुर्दशी और पूर्णिमा, और एक कौन सा हो जाएगा, अमावस्या। पहला प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर अमावस्या, और अगले पक्ष में पूर्णिमा। ये कृषि पंचांग के प्रमुख अंग है। प्रमुख अंग कौन सा है, पहले के 15 दिन, उसके बाद कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष, उसके बाद चैत्र के बाद वैशाख, ज्येष्ठ, साठ, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ से पौष, माघ और फाल्गुन। विक्रम संवत तो साल जानते हो, 2065, 67, 72, 74 चल रही है। चंद्रमा की विभिन्न अवस्थाएं, चंद्रकलाएं और तिथि। आप लोगों को पता है कि चंद्रमा की जितनी भी कलाएं होती, कलाएं क्या थी चंद्रमा की सारी की, यही थी, कभी अंधकार से प्रकाश की और कभी प्रकाश से अंधकार की ओर, चलता रहता है। प्रथम पक्ष जो है वो कौन सा बताया इन्होंने, शुक्ल पक्ष। मैंने कौन सा बताया था प्रथम पक्ष, कृष्ण पक्ष। पहला कौन सा होता है, कृष्ण। कृष्ण काले रंग का होता है, इसलिए हम इसको शुरुआत नहीं मानते। शुरुआत कहां से मानते हैं, शुक्ल पक्ष। इसलिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, शुक्ल पक्ष। हिंदू नववर्ष की शुरुआत कहां से होती है, 16 दिन बाद या 15 दिन बाद। कौन से पक्ष से, शुक्ल पक्ष से। शुरू के 15 दिन को मानते नहीं है, महीने के पहले 15 दिन जो है वो कौन सा पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष। हम उसको अच्छा नहीं मानते, शुभ मानते हैं, शुभ शुभ पर आधारित एक विषय भी। तो हम किसको बात करते हैं, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रग्रहण की गति कहां से जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर। मैंने लिखा पहला कौन सा है, कृष्ण पक्ष। दूसरा कौन सा है, शुक्ल पक्ष। यहां कौन सा है, अमावस्या, और यहां कौन सा है, पूर्णिमा। समझ गए। प्रथम पक्ष होना तो कौन सा चाहिए था, काला। काला शुभ मानते हैं, इसलिए अमावस्या से हम कहां से शुरुआत कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष से। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा जो है कहां से आता है, अंधकार से प्रकाश। पूरा काला रहेगा, मैं बता देता हूं। ऐसा कोई आपका एक सर्कल रहेगा, मैं तीनों बता देता हूं, अब साथ समझ जाओगे सर। ये कौन सा है, अंधकार से प्रकाश। जब पहला दिन आएगा तो ये कितना रहेगा, कितना रहेगा, मैं लिख रहा हूं प्रथमा। जब 7 दिन हो जाएंगे तब कितनी स्थिति आ जाएगी इसकी, ये इतना सफेद हो जाएगा, आधा क्या रहेगा, काला। अब जैसे समय बढ़ता जाएगा उतना ही सफेद बढ़ जाएगा, और अंतिम समय में जो है वो कौन से कलर का हो जाएगा, अभी ये कौन सा हो जाएगा, पूर्णिमा। ये आधे नहीं दिख रहा, इधर वाला देखना है, उधर वाला नहीं। तो ये 3 स्थिति बताई, पहले दिन थोड़ा सा रहेगा सफेद, फिर थोड़ा सा 7वें दिन आधा हो जाएगा, 15वें दिन पूरा सफेद हो जाएगा। तो हम जो स्थिति की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब काले से सफेद की ओर बढ़ना। प्रारंभ में सूर्य और पृथ्वी के बीच और चंद्रमा की बाहरी पृथ्वी पलट की ओर गतिमान का लगभग 7 दिनों में प्रथम भाग चंद्रमा मध्य बिंदु पर पहुंच जाता है। 7 दिनों में मध्य बिंदु पर पहुंच जाता है, आधा काला और आधा सफेद। अर्ध प्रकाशी होता है, आधा प्रकाश होता है, आधा अंधकार होता है। अगले 7 दिनों में द्वितीय भाग चंद्रमा बाहरी बिंदु पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है। अगले 7 दिन में कौन सी आती है, पूर्णिमा। पहले दिन थोड़ा सफेद होता है, आधे दिन में आधा पहुंच जाता है, 7 दिन में, 15 दिन में क्या होता है, ये पूरा सफेद होता है। ये बात है थोड़ी सी बताइए। अब क्या क्या होता है इसमें, वो चीजें अपने देखनी है। दूसरा पक्ष कौन सा है, ये किससे गिराता है, प्रकाश से अंधकार की ओर। मैं यहां लिख रहा हूं
प्रकाश से अंधकार की ओर गतिमान। कृष्ण पक्ष में क्या होता है, प्रकाश से किस तरफ जाता है, अंधकार। पहला दिन थोड़ा सा और लिखता हूं, ये पहला दिन, ये कौन सा दिन, 7वां दिन, और ये 15वां दिन, मतलब अमावस्या। पहले दिन की स्थिति क्या रहेगी, ये इतना काला रहेगा। 7 दिन की स्थिति क्या रहेगी, आधा हो जाएगा। और 15 दिन की स्थिति क्या रह जाएगी, पूरा काला हो जाएगा। ये क्या है, प्रकाश से अंधकार की ओर। चंद्रमा का आधा भाग सूर्य, 7 दिन, 15 दिन, ये सब लिखा हुआ है इसमें। व्यक्त भावना अवस्थाओं के आधार पर पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसकी भारतीय वैज्ञानिक संस्कृति उदाहरण है। भारत में विभिन्न कार्यों को सफल करने के लिए पंचांग पर उपयोग किया जाता है। भारतीय ऋषि मुनियों शास्त्र वेदों से माना जाता है कि जमीन, वायुमंडल, अग्नि तत्वों के नक्षत्र, मनुष्य में से संबंधित क्रियाएं की जाती है। भारतीय पंचांग तिथि के हिसाब से प्रथमादित्य, तृतीय, श्रेष्ठ, शुभ, प्रिय, अशुभ आदि के संभावित खगोलीय षष्टिगत प्रभावों का मानव जीवन में लागू करने के सिफारिश में गहरी सोच की है। इस अनुसार भारत में कैसे विभिन्न कार्य संपन्न करने के लिए वायुमंडलीय प्रभावों, शुभ अशुभ तिथि, वार, घड़ी अनुसार इन सब चीजों को देखा जाता है। एक बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की गति करने में चंद्रमा को, ये बात मैंने आपको बता दी थी, 1 महीना के चंद्र का होता है 29.5। पहले 15 दिन में प्रथमा सफेद वाला या काले वाला कोई सा होगा, फिर 7 दिन में आधा सफेद और आधा काला, फिर 1 दिन पूरा काला, फिर सफेद होके वापस काला सफेद होगा। तो एक बार पूरा काला और सफेद होने के पास लग जाएगा 29.5 दिन लग जाएंगे। इसका वर्णन पहले हमने दे दिया और पढ़ भी लिया है। अगला देखो, कृषि कार्य में महत्व है। अब कृषि कार्य में दोनों चीजों की महत्व है, जब काला रहेगा तब और जब सफेद रहेगा तब। अमावस्या के समय कृषि कार्य का महत्व और पूर्णिमा के समय कृषि कार्य का महत्व। पहला देखो, पूर्णिमा के समय, पहले सफेद वाले की बात करें, सर्वाधिक आकर्षण जल तत्वों पर होता है। चांद का पूरा आकर्षण किस पर रहता है, जलकर, और जल को वो अपनी तरफ खींचता है। पृथ्वी और पौधों के अंदर का जल चंद्र की किस अवस्था के ऊपर की ओर गतिमान होता है, पृथ्वी का और पौधे में जो भी पानी है वो कहां खींचता है, ऊपर की ओर खींचता है। उच्चतम स्तर पर होता है चंद्रमा के इस प्रभाव को वातावरण में आर्द्रता होती है, वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाती है। अतः पूर्णिमा के 24 घंटे पूर्व बीजों की बुआई की जाने से अंकुरण वृद्धि होती है। पहली चीज मैंने बताया था कि बुआई कौन से पक्ष में करनी चाहिए, शुक्ल पक्ष में करनी चाहिए, और चंद्रमा के 48 घंटे पहले, मतलब जब चांद पूरा सफेद होने लगे उससे कितने दिन पहले, 2 दिन पहले, मतलब त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, या द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी के दिन क्या करनी चाहिए, अपने को बुआई करनी चाहिए, ताकि चंद्रमा अपनी तरफ उसको पानी खींचे और वृद्धि क्या हो, जल्दी हो, अंकुरण शीघ्रता से। इससे पौधे निरोगी रहते हैं। पूर्णिमा के समय अधिक आर्द्रता होने के कारण फफूंद व अन्य सूक्ष्म जीवों का प्रकोप अधिक रहता है, अतः फसल की कटाई नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा के समय क्या नहीं करना चाहिए, फसल की कटाई नहीं करनी। मैंने बताया फसल की कटाई कब करनी चाहिए, अमावस्या के दिन। अमावस्या के समय नमी कम होती है, इसलिए ऐसे समय पर कटाई की जाए तो फसलों उपरांत होने वाली हानि कम होती है। अगर अमावस्या के दिन कटाई करते हैं या अमावस्या के समय कटाई करते हैं तो कटाई अच्छी है, लेकिन बीजों की बुआई नहीं करती। बीज व दाने स्वस्थ और स्वादिष्ट होते हैं, ये कटाई के लिए, बुआई नहीं करनी चाहिए। चंद्र उत्तरायण और दक्षिणायन पक्ष, चंद्रमा 27.3 दिन में एक बार उत्तरायण और दक्षिणायन की गति पूर्ण करता है। यह होता चंद्र में शुक्ल और पक्ष दिन को बढ़ाती है। जो काम 29 दिन में होता है तो 29 में से 2 निकाल दो, एक किसका, पूर्णिमा का, और एक अमावस्या का। दोनों निकाल दोगे तो कौन सा हो जाएगा फिर, 27.5। पूर्णिमा को पूरा सफेद होता है और अमावस्या को पूरा काला होता है। फिर दोबारा स्टार्ट होता है काले से सफेद होना और सफेद से काला होना, तो वो कितने दिन में पूरा करता है, 27.5। 2 दिन तो सफेद और काला रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, चंद्रमा का उत्तर और दक्षिण में जाना। चंद्र उत्तरायण पक्ष में कृषि कार्य का महत्व। उत्तरायण का मतलब कौन सी अवस्था में रहेगा, ये चंद्र उत्तरायण की गति की पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कैसी बढ़ोतरी होती है, इस जल तत्व को ऊपर की ओर गति करता है। मतलब क्या है,
कौन सा पक्ष लिख रहे हैं? चंद्र उत्तरायण में रहेगा तो शुक्ल पक्ष है। कौन से कार्य करने चाहिए? इस अवस्था में पत्तेदार फसलों की कटाई, फलों की तुड़ाई, कलम, चारे की कटाई करना उत्तम रहता है। बीजों की बुआई इस अवस्था में करने से अंकुरण अच्छा होता है और रोग की संभावना कम होती है। बीजों की बुआई और पत्तेदार फसलों की कटाई, फलों की तुड़ाई, कलम लगाना और चारे की कटाई, ये काम पक्ष में करने चाहिए शुक्ल पक्ष में। और बीजों की बुआई भी किसमें करनी चाहिए? शुक्ल पक्ष में। अंकुरण अच्छा होता है, पौधा सही माना जाता है, ये तो कहने वाली बात है। फिर चंद्र दक्षिणायन में रहेगा तो कौन सा पक्ष माना जाता है? कृष्ण पक्ष। चंद्र दक्षिणायन की अवस्था में ब्रह्मशस्त्र का प्रभाव मृदा के सतह से नीचे भाग पर संकेंद्रित है, जिससे भूमि क्रिया शीतला में बढ़ती होती है। इस अवस्था में कंद फसलों जैसे अश्वगंधा, सफेद मूसली आदि की गुणवत्ता उत्पादन में वृद्धि होती है। अगर चंद्र या चांद जो है काले रंग का अमावस्या की स्थिति में है तो जमीन वाले जितने भी फल हैं, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, इन सब में क्या होता है? गुणवत्ता में वृद्धि होती है। सींग से खाद बढ़ना, निकालना, खेत में डालना, कंपोस्ट बढ़ना, खेत में मिलाना, जुताई करना, निराई गुड़ाई करना आदि कार्यों के संबंध से हरी खाद बढ़ना पलटना सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त रहता है। तो जब चंद्र दक्षिणायन में रहे मतलब कृष्ण पक्ष रहे तब किन फसलों के लिए अच्छा माना जाता है? कटाई हमें करनी चाहिए, लेकिन चारे वाले फसलों की कटाई, ऊंट से चारे वाले फसलों की कटाई तो कब करोगे? तो चंद्र उत्तरायण में रहेगा तब, मतलब कृष्ण पक्ष में। और बाकी फसलों की कटाई कब करोगे? धान्य फसलों की दाने वाली फसलों की कटाई जब चंद्र कृष्ण पक्ष में रहेगा तब। पृथ्वी से चंद्रमा की अधिक निकटता और अधिक दूरी, 7 दिन चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता था, तो 1 महीने पूरा तक चंद्रमा की दूरी बढ़ जाती है और कम हो जाती है। अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार कक्ष में घूमता था, ये तो अपने को पता है कि सूर्य अपनी जगह फिक्स है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा। सूर्य अपनी जगह फिक्स है। उसके बाद गति जो होती है वो किसकी होती है? पृथ्वी की। पृथ्वी अपनी जगह फिक्स नहीं है, इसके इस सराउंडिंग चक्कर लगाती है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है वो कौन सा लगाता है? ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ये अपनी जगह फिक्स है, ये ऐसे घूमती होती है और ये इसके साथ साथ चारों तरफ घूमता रहता है। जब ये इसकी सिद्ध में आ जाएगा, यहाँ रहेगा तो बिल्कुल अंदर आ जाएगा, ये इधर बीच में आ जाएगा, कभी बीच में आएगा घूमते हुए तो इस पर क्या जाएगा? अंधेरा, वो बीच में आ जाएगा। तो ये सीधे चलती रहती है। चंद्र लगभग 7 दिन के अंतराल पृथ्वी के अति पास और अति दूर होता है। हर 7 दिन में यहाँ आएगा और यहाँ आएगा तो पास और दूर होता जाएगा। मतलब क्या है? ये एक पूरा सराउंडिंग का चक्कर कितने में लगाएगा? 30 दिन में। 15 दिन में 1 दिन यहाँ रहेगा, 15 दिन, और 1 दिन यहाँ रहेगा। 1 दिन 7 दिन यहाँ रहेगा, 1 दिन 7 दिन यहाँ रहेगा। यहाँ से होगा तो 7 दिन यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ सबसे दूरी पर है, यहाँ सबसे पास है, फिर यहाँ चला जाएगा सबसे दूर, फिर यहाँ आएगा सबसे पास और फिर यहाँ सबसे दूर। तो 7 दिन में सबसे पास आता है, फिर 7 दिन में दूर चला जाता है। ये स्थिति हमेशा बढ़ती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के अति दूर होता है तो इसे उपभू कहते हैं। इस वाली स्थिति को क्या कहोगे? उपभू। और इस वाली स्थिति को क्या कहोगे? अपभू कहेंगे। चंद्रमा अति दूर, उल्टा लिख दिया, अपभू और उपभू। जब पास रहेगा तो उसे क्या कर दोगे? उपभू कहोगे, और जब दूर रहेगा तो उसे क्या कर दोगे? अपभू। ये वाले कार्ड। इस समय बोए गए बीजों के कमजोर पौधे बढ़ते हैं। इन दोनों स्थितियों में कोई भी कृषि कार्य नहीं करता है। इन दोनों स्थितियों में कृषि कार्य नहीं करता है। या तो इससे 2 दिन पहले करेंगे या इससे 2 दिन पहले करेंगे। इधर वाले स्थितियों में यहाँ 2 दिन पहले और यहाँ 2 दिन पहले, इस पर और इस पर कार्य नहीं करते हैं। इससे पौधा खराब हो जाता है। इतना क्या करना है? अब जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है सिर्फ वो लिख रहा है।